आज के टाइम पे जब भी हम एटम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है जिसमें हमें सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलते हैं और उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट हम हमेशा से नहीं जानते थे कि एक एटम के अंदर यही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। साइंटिस्ट्स को इन्हें एक एक करके डिस्कवर करना पड़ा और इनमें से जो सबसे लास्ट डिस्कवरी थी वो थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और इसे डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने ईयर 1932 में। तो अब देख लेते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इसकी डिस्कवरी के काफी टाइम पहले से ही साइंटिस्ट को ये डाउट हो चुका था कि प्रोटॉन्स के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा है एक एटम के न्यूक्लियस में। अब ये डाउट कहाँ से आया? तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया कि हीलियम एटम और हाइड्रोजन एटम के एक दूसरे से कंपेयर किया, और उस टाइम वो ये ऑलरेडी जानते थे कि हर एक हीलियम एटम के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हर हाइड्रोजन एटम के पास 1 प्रोटॉन होता है। तो अगर लॉजिकली देखें तो 1 हीलियम एटम का मास इक्वल होना चाहिए 2 हाइड्रोजन एटम के मास से, राइट? क्योंकि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द मास उसके न्यूक्लियस में ही रहता है। तो ये करने के बाद इस साइड भी 2 प्रोटॉन्स हो गए और उस साइड भी 2 प्रोटॉन्स हो गए। तो जब दोनों साइड इक्वल प्रोटॉन्स हैं तो दोनों साइड का मास भी तो इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द मास उसके न्यूक्लियस में ही रहता है। और उस टाइम के डिस्कवरी के अकॉर्डिंग जब हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर नहीं किया था उस टाइम पे न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स ही होता था। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था कि दोनों साइड का जो मास है वो इक्वल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हीलियम एटम का जो मास है वो हमें हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा देखने को मिला, जबकि दोनों में जो प्रोटॉन्स थे वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 2 और हाइड्रोजन एटम्स इस साइड रख कर देखे। तो जब उन्होंने ये किया तब जाकर दोनों साइड्स इक्वल हो गए, यानी कि दोनों साइड्स का मास इक्वल पाया गया। तो अब यही देखकर साइंटिस्ट लोगों का तो दिमाग ही खराब हो गया और उन्हें एक बहुत बड़ा डाउट भी हो गया कि एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा और भी कुछ होता है जो कि प्रोटॉन्स के ही मास के कंपैरेटिव होता है। इतना उन्हें डाउट हो चुका था। और इसके अलावा एक और दूसरा डाउट भी था उन्हें कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को उनके एटॉमिक नंबर से कंपेयर करें तो उनमें भी हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हीलियम के एटॉमिक नंबर को उसके एटॉमिक मास से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास होगा वो उसके एटॉमिक नंबर से हमें ऑलमोस्ट डबल ही देखने को मिलता है। और सिमिलरली बाकी मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स के साथ भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। बट अभी जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द मास उसके न्यूक्लियस में रहता है, और अगर न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पर इनका जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर से इक्वल रहना चाहिए था ना। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग हीलियम का एटॉमिक मास यहाँ पर 2 होना चाहिए, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4 होना चाहिए। बट इनका जो मास है वो ऑलमोस्ट इनके एटॉमिक नंबर से डबल है। इट मीन्स कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के सिवा और कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है जिसका मास प्रोटॉन से काफ़ी सिमिलर है, या फिर बोल सकते हैं कि कंपैरेटिव है। अब इसके कंपैरेटिव कैसे है ये आगे हमें और अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, वैसे अब इसे क्लियर करने के लिए, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है न्यूक्लियस के अंदर ऐसा जो कि प्रोटॉन्स हैं सिमिलर है, इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बहुत ही सिमिलर था रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एटम्स लिए लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन के, और उन पर अल्फा पार्टिकल्स को शूट करके देखा। समझ रहे हो? यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स इस बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम का जो शीट था उस पर शूट किया। तो शूट करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि ये जो शीट है लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन की, इनके एटम में से कुछ पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं। और ये जो पार्टिकल्स थे इन्हें थोड़ा स्टडी किया गया तो उन्हें पता चला कि इन पार्टिकल्स पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, यानी कि इस पे ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था। ये एक न्यूट्रली चार्ज्ड पार्टिकल था। बट स्टिल उन्हें इन पार्टिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा भी पता नहीं चला था कि ये एग्जैक्टली किस टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इन न्यूट्रल पार्टिकल्स के आगे एक और चीज़ रख कर देखी जो कि थी पैराफिन। और ये पैराफिन कुछ नहीं है, बस एक फैंसी वर्ड है वैक्स के लिए, यानी कि मोम के लिए, जो कि मोमबत्तियों में यूज़ होता है, कैंडल्स में। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना।
तो जब उन्होंने इस वैक्स के थ्रू इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को पास कराया तो उन्हें ये देखने को मिला कि प्रोटॉन्स यहाँ से शूट आउट हो रहे हैं, यानी कि बहुत ही फोर्स के साथ बाहर आ रहे हैं। अब वो प्रोटॉन्स कहाँ के थे? तो ऑब्वियसली उस वैक्स के थे। वो जो वैक्स था उसमें जो एटम्स प्रेजेंट थे उनके अंदर जो प्रोटॉन्स था उन पर इन न्यूट्रल पार्टिकल्स ने इतना ज़्यादा फोर्स लगाया कि वो अपने एटम्स से ही बाहर आने लगे। तो कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट से उन साइंटिस्ट्स को ये पता चल गया कि इस लिथियम बेरिलियम बोरॉन से जो न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं वो फास्ट तो हैं ही, बट वो इतने ज़्यादा हैवी हैं कि वो इन वैक्स के प्रोटॉन्स को ही बाहर फेंक दे रहे हैं। उसमें इतना ज़्यादा फोर्स है, और फोर्स तभी है उसमें क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा वजनदार हैं। चलो अब जिन लोगों को नहीं समझ आया उन्हें मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बॉल ले लीजिए जिसका वेट है 2 kg, और इस 2 kg के बॉल को आप एक ½ kg के बॉल से हिट करो तो इस बॉल में कितना मूवमेंट होगा? तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, और हो सकता है कि वो अपनी जगह से आगे तक ना बढ़े, क्योंकि आप जिस बॉल से हिट कर रहे हो चलो वो फास्ट तो है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मास नहीं है कि वो अपने से 4 गुना ज़्यादा मास वाले बॉल को हिला सके, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप उस 2 kg के बॉल को अगर 3 kg के बॉल से हिट करते हो, या 2 kg के ही बॉल से जो कि उसके इक्वल वेट का है उससे भी हिट करते हो, तो उस 2 kg के बॉल में मूवमेंट होगा। ऑफ कोर्स उसमें मूवमेंट होगा, क्योंकि दोनों बॉल्स एक दूसरे के मास के इक्विवेलेंट हैं, या फिर सिमिलर हैं, या फिर कंपैरेटिव हैं। सिमिलरली यहाँ भी अगर प्रोटॉन्स पे उससे कंपैरेटिव मास वाले पार्टिकल्स या फिर उससे सिमिलर मास वाले पार्टिकल्स को भी हिट कराया जाए तभी वो ज़्यादा मूवमेंट में आ सकता है। तो लास्टली इसका ये कंक्लूजन निकला कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इनका जो मास है वो प्रोटॉन्स के ही कंपैरेटिव है, और क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इसलिए इनका जो नाम दिया गया वो था न्यूट्रॉन्स। तो बस यही थी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की कहानी।